नमस्कार। संकल्प क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम रीड का सिलेबस कर रहे हैं यहाँ पर और मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है कोशिका। अब तक हमने कल की जो क्लास था उसमें देखा, हमने सेल वॉल पढ़ के गए थे, यानी कि कोशिकाओं के एनवलप अपन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कोशिका में पाया जाने वाला एक एनवलप अपन ने पढ़ा, सेल वॉल। और इसके बाद आज अपन दूसरा एनवलप यानी कि आवरण जो है वो पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। देखो, कोशिकाओं के चारों ओर, पादप कोशिकाओं में तो दूसरा आवरण जो है वो कोशिका झिल्ली होता है, और जंतु कोशिकाओं में सबसे बाह्य आवरण जो है वो कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली हमने देखा था कि प्लांट सेल, कल हमने प्लांट सेल की बात करी थी, और प्लांट सेल की सबसे बाह्य जो कोशिका है, जो आवरण जो है वो आपका है कोशिका भित्ति, और इसके नीचे जो दूसरा आवरण पाया जाता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और बाह्य आवरण आपका हो गया कोशिका भित्ति। तो इस प्रकार देखो, जंतु कोशिकाओं में सबसे बाह्य आवरण, पादप कोशिकाओं का दूसरा आवरण कोशिका झिल्ली जो है वो चयनात्मक झिल्ली होती है। एक चयनात्मक यानी कि सिलेक्टिव मेम्ब्रेन या विभेदात्मक मेम्ब्रेन होती है। हमने देखा कोशिका भित्ति जो है वो तो पूर्ण पारगम्य थी, जबकि पूर्ण पारगम्य यानी कि सभी पदार्थों के लिए पारगम्य थे। कोशिका झिल्ली जो है वो चयनात्मक पारगम्य होती है, विभेदात्मक पारगम्य होती है तथा विद्युत आवेशित होती है। विद्युत आवेशित। इस प्रकार कोशिका झिल्ली जो है जीव द्रव्य के चारों तरफ पाए जाने वाली चयनात्मक व विभेदात्मक आवरण होता है। जो विद्युत आवेशित होता है, और इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली नाम दो साइंटिस्ट ने दिया था, क्रैमर तथा नेगेली ने। टर्म की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन नाम जो है वो क्रैमर और नेगेली ने दिया था। कोशिका झिल्ली को हम जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। जीव द्रव्य कला नाम जो है वो J.Q. प्लोवर ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि प्लाज्मा लेमा या जीव द्रव्य कला किस साइंटिस्ट ने कहा था। इसको हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा, या हम इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था क्रैमर तथा नेगेली ने, और जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो J.Q. प्लावर ने कहा था। अब जो कोशिका झिल्ली है वो मुख्य रूप से वसा यानी कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड व प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली का अगर संगठन देखें तो कोशिका झिल्ली में
लिपिड की मात्रा जो है लगभग 40% होती है। और लिपिड जो है कोशिका झिल्ली में फोस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। फोस्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद हम इसमें प्रोटीन की मात्रा देखें। प्रोटीन जो है इसमें लगभग 60%, 58 to 60% प्रोटीन की मात्रा इसमें उपस्थित होती है। और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और यहाँ पर कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन है उसमें आर्जिनिन तथा लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। आर्जिनिन तथा लाइसिन अमाइनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। तो हमने देखा कि देखो प्रोटीन, यहाँ पर लिपिड जो है वो तो फोस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है और प्रोटीन जो है वो 60% अमाउंट होती है और इसमें जो अमाइनो एसिड्स की मात्रा आर्जिनिन व लाइसिन की अधिक होती है। इसके अलावा झिल्ली जो है कोशिका झिल्ली है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम होती है, 1 to 2% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और मुख्य रूप से हेक्सोन्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में उपस्थित होता है। ये हमने देखा कि कोशिका झिल्ली का जो संगठन होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है, इसमें लिपिड पाई जाती है 40% और इसमें कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखो अब हम इसके कोशिका झिल्ली की अगर संरचना की बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए थे, अपने अपने मॉडल दिए थे। सबसे पहले जो मॉडल आया था, कुछ मॉडल ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम सभी का एक बार यहाँ पर नाम देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल आए थे और किसने दिया था। देखो सबसे पहले लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल सर्वप्रथम जो मॉडल आया था लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल, और इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट थे ई ओवर्टन। ई ओवर्टन ने ये कहा था कि कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड का बना एक स्तर होता है। सिर्फ इतनी ही बात बताई कि कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड से बनी होती है, लिपिड का एक स्तर होता है। इस प्रकार देखो इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली में लिपिड की उपस्थिति या लिपिड का अस्तित्व किसने बताया था? ओवर्टन ने, ई ओवर्टन ने। सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली में लिपिड का अस्तित्व बताने वाले साइंटिस्ट ई ओवर्टन थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम लिपिड की उपस्थिति, कोशिका झिल्ली में लिपिड की उपस्थिति किसने बताई थी? ई ओवर्टन ने। सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन किसने किया था? ई ओवर्टन ने। दूसरा जो मॉडल आया था लिपिड का द्विआण्विक स्तर मॉडल, लिपिड का द्विआण्विक स्तर मॉडल। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इस मॉडल को हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, सैंडविच मॉडल। इसमें पूछा जाता है कि निम्न में से किसने सैंडविच मॉडल दिया था? तो सैंडविच मॉडल या लिपिड का द्विआण्विक स्तर मॉडल जो है वो डेनियली तथा डेवसन ने दिया था, डेनियली व डेवसन।
तो इसके बाद देखो लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल के बाद सेकंड जो मॉडल था लिपिड का द्विआण्विक स्तर किसने दिया था? डेनियली तथा डेविसन ने। इन्होंने क्या कहा था कि जो लिपिड जो है कोशिका झिल्ली जो है वो इस तरह से दो प्रोटीन की परतों के बीच में, कोशिका झिल्ली में इस तरह से दो प्रोटीन की परत पाई जाती है। ये अपन प्रोटीन की परत बना रहे हैं। इस प्रकार देखो ये गोलाकार प्रोटीन होती है और गोलाकार प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। इस तरह की प्रोटीन की दो परतें पाई जाती हैं और इन प्रोटीन की दो परतों के मध्य इस प्रकार एम्फीपैथिक नेचर के फोस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत पाई जाती है। इस तरह के स्तर पाया जाता है एम्फीपैथिक नेचर के फोस्फोलिपिड के द्विआण्विक स्तर। ये फोस्फोलिपिड की एक द्विआण्विक स्तर है, यानी कि फोस्फोलिपिड के दो अणु एक साथ उपस्थित होते हैं, इसलिए हम इसे द्विआण्विक स्तर कहते हैं। तो ये तो जो है दोनों प्रोटीन की परत है और इन प्रोटीन की परत के बीच में एम्फीपैथिक फोस्फोलिपिड के द्विआण्विक अणुओं की एक लेयर पाई जाती है। द्विआण्विक यानी कि फोस्फोलिपिड के इस तरह से दो अणु एक साथ पाया जाता है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पर कि एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब होता है एम्फीपैथिक जिसके दो रूप हो। एम्फीपैथिक यानी कि दो रूप वाला। इसमें देखो ये जो फोस्फोलिपिड का अणु है इस तरह का अणु होता है। इस फोस्फोलिपिड के अणु के दो भाग, एक तो इसका ध्रुवीय सिरा पाया जाता है, ध्रुवीय सिरा, और दूसरा इसका नॉन पोलर टेल यानी कि अध्रुवीय पुच्छ भाग, अध्रुवीय पूंछ भाग पाया जाता है। यानी कि इस जो फोस्फोलिपिड, ये फोस्फोलिपिड का अणु है और फोस्फोलिपिड के अणु के दो भाग होते हैं, एक तो इसका ध्रुवीय सिरा और तथा दूसरा इसके ध्रुवीय पूंछ। ध्रुवीय सिरा या इसे हम क्या कहते हैं? सिर भाग, यह इसका हेड भाग है और यह जल के लिए क्या होता है? जल के अणुओं को आकर्षित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यह जो भाग है वो जल स्नेही भाग कहलाता है। जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक भाग। लिपिड के जो अणु हैं उसका एक भाग हेड भाग होता है जिसे ध्रुवीय सिरा कहते हैं। यह जल को आकर्षित करता है अपनी ओर, इसलिए इसे यह क्या होता है? जल स्नेही होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है। दूसरा जो इसका अध्रुवीय पूंछ जो होती है, अध्रुवीय पूंछ जो है वो जल विरागी होती है, यानी कि जल के अणुओं को प्रतिकर्षित करती है, जल विरागी। इसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक या जल विरागी पूंछ। तो इस प्रकार देखो एम्फीपैथिक नेचर होता है फोस्फोलिपिड के अणुओं का। एक भाग हेड भाग होता है जो जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक होता है जिसे ध्रुवीय सिरा कहते हैं। दूसरा जो है जल विरागी या हाइड्रोफोबिक भाग होता है जिसे हम अध्रुवीय पूंछ या जल विरागी सिरा कहते हैं। तो देखो इन्होंने डेनियली और डेविसन ने कहा कि प्रोटीन की दो परतों के मध्य फोस्फोलिपिड का द्विआण्विक स्तर पाया जाता है। ये जो प्रोटीन की दोनों परतों की मोटाई जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। और ये जो इसका ये वाला जो पोर्शन है यानी कि लिपिड का द्विआण्विक स्तर है, इसकी मोटाई इन्होंने बताई 35 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार कोशिका झिल्ली की टोटल मोटाई इन्होंने क्या कहा? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये अपन संरचना देखते हैं कि ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये क्या है? फोस्फोलिपिड का द्विआण्विक स्तर। द्विआण्विक स्तर, ये संरचना पाई जाती है। अब इसका नाम रखा गया सैंडविच मॉडल।
जिस प्रकार देखो ब्रेड सैंडविच के अंदर ब्रेड की दो परतें, एक ऊपर की भी ब्रेड होती है और नीचे भी दो, ये नीचे भी ब्रेड होती है, तो ब्रेड की दो परतों के मध्य जिस तरह से मसाला भरा होता है, उसी प्रकार प्रोटीन की दो परतों के मध्य फॉस्फोलिपिड का द्विआण्विक स्तर उपस्थित होता है, इसलिए इस मॉडल को सैंडविच मॉडल कहते हैं। इस मॉडल का अन्य नाम है प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, या इसे हम कहते हैं PLP मॉडल, यानी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल। तो इसमें ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेनियली तथा डेवसन ने। इस मॉडल को कहते हैं लिपिड का द्विआण्विक स्तर। तो ओवरटन ने, जो फर्स्ट मॉडल था जो ओवरटन ने दिया था, उसने तो क्या कहा था कि कोशिका झिल्ली जो है वो फॉस्फोलिपिड की या लिपिड का स्तर होता है। इन्होंने क्या कह दिया कि ये जो है लिपिड प्रोटीन का द्विआण्विक मॉडल, इसे हम लिपिड प्रोटीन का द्विआण्विक मॉडल या लिपोप्रोटीन का द्विआण्विक मॉडल। इन्होंने क्या कहा कि लिपिड के अंदर भी क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद थर्ड जो मॉडल आता है नेक्स्ट जो मॉडल है वो है इकाई कला मॉडल, इकाई कला मॉडल, या हम इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो इकाई कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन, यह मॉडल जो है वो रॉबर्टसन ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि इकाई कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने क्या कहा था कि कोशिकाओं में, कोशिकाओं की झिल्ली जो है, कोशिका की झिल्ली तथा अन्य जो झिल्लियां हैं, कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों की झिल्लियां और कोशिका झिल्ली जो है, उन सभी की संरचना जो है वो एक समान होती है। रॉबर्टसन ने कहा कि जिस प्रकार कोशिका झिल्ली की संरचना होती है, उसी प्रकार कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग है, कोशिका अंगक है, उनके चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली की संरचना भी इसके समान ही होती है। तो इस प्रकार रॉबर्टसन ने इन सभी को इकाई कला नाम दिया, यानी कि कोशिका झिल्ली व कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांगों की झिल्ली की संरचना व क्रिया जो है वो एक समान होती है, और उनको इन्होंने क्या कहा? इकाई कला। इसलिए इनके मॉडल का नाम रखा इकाई कला मॉडल। इनके अनुसार, रॉबर्टसन के अनुसार, जो वही सेम बात बताई थी कि कोशिका झिल्ली जो है वो दो प्रोटीन, कोशिका झिल्ली का जो स्तर जो है उसमें दो प्रोटीन परतों के मध्य वही सेम क्या पाए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड के द्विआण्विक स्तर पाया जाता है। इन्होंने भी सेम ही कहा था कि ये जो प्रोटीन परत जो है, इनकी मोटाई जो है वो 20 एंगस्ट्रोम होती है, और फॉस्फोलिपिड द्विआण्विक स्तर की मोटाई जो है वो 35 एंगस्ट्रोम होती है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली की कुल मोटाई जो है वो 75 एंगस्ट्रोम होती है। तो इन्होंने कहा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है, कोई केंद्रक की झिल्ली है, या अंतर्प्रद्रव्य जालिका की झिल्ली है, या कोशिका झिल्ली है, इन सभी की संरचना व इनके सभी के कार्य एक समान होते हैं। सभी झिल्लियों की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रोम होती है। इस प्रकार ये जो जितने मॉडल अभी तक दिए गए थे वो सारे के सारे अमान्य मॉडल थे, अस्वीकृत कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये सभी जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने संरचना के बारे में तो बताया, लेकिन कोशिका झिल्ली से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के बारे में नहीं बता पाए। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है तरल मोज़ेक मॉडल। इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
यह मॉडल जो है अब तक का सर्वमान्य मॉडल है, सर्वमान्य मॉडल। इस मॉडल को दिया था सिंगर व निकोलसन, सिंगर व निकोलसन ने। सिंगर व निकोलसन ने बताया कि जो कोशिका झिल्ली जो है उसमें कोशिका झिल्ली जो है वो मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अपन ऐसे कहें कि फॉस्फोलिपिड के द्विआण्विक स्तर होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है इस तरह की संरचना होती है। ये कहा था सिंगर व निकोलसन ने कहा था कि जो कोशिका झिल्ली है इसमें फॉस्फोलिपिड का द्विआण्विक स्तर की बनी होती है। और यहाँ पर फॉस्फोलिपिड जो है ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का द्विआण्विक स्तर। फॉस्फोलिपिड का द्विआण्विक स्तर यानी कि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का ये जो स्तर है वो अर्ध तरल के रूप में पाया जाता है। अर्ध तरल यानी कि सेमी या क्वासी लिक्विड फॉर्म में उपस्थित होता है। सिंगर व निकोलसन ने कहा कि कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड यहाँ पर अर्ध तरल यानी कि क्वासी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अर्ध तरल का मतलब हो गया कि ना तो पूरा तरल और ना ही पूरा ठोस, यानी कि अर्ध तरल या जेली के समान पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जैसे हम कहें कि चीनी की जो चाशनी होती है, चीनी की चाशनी के समान यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की परत पाई जाती है। और इस फॉस्फोलिपिड की परत में प्रोटीन जो है इस तरह से दो रूपों में प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर इस तरह से देखो, सतह के ऊपर कुछ इस फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत के मध्य धंसी हुई अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ इस तरह से एक सतह से दूसरी सतह तक कंटिन्यूटी में पाई जाती है। इस तरह की प्रोटीन जो है, इस तरह से देखो कि प्रोटीन जो है दो रूपों में उपस्थित होती है। कुछ प्रोटीन तो इसके बाह्य सतह के साथ अटैच्ड रहती है, कुछ प्रोटीन जो है वो इसके अंदर धंसी हुई अवस्था में पाई जाती है और कुछ प्रोटीन जो है इसकी आंतरिक सतह के ऊपर इस तरह से चिपकी हुई उपस्थित होती है। ये है प्रोटीन के अणु। तो इन्होंने क्या कहा कि फॉस्फोलिपिड जो है वो अर्धतरल के रूप में पाया जाता है और इस अर्धतरल फॉस्फोलिपिड के द्विआण्विक स्तर में प्रोटीन जो है वो मोज़ेक के रूप में धंसे हुए तथा इसकी सतह के ऊपर चिपके हुए पाए जाते हैं। इसलिए इस मॉडल को कहा तरल मोज़ेक मॉडल। तरल यानी कि फॉस्फोलिपिड और मोज़ेक यानी कि प्रोटीन के अणु। इस प्रकार हम इसमें देखें कि प्रोटीन के अणु जो है वो दो रूपों में पाए जाते हैं, एक तो सतह के ऊपर पाए जाते हैं और एक धंसे हुए पाए जाते हैं। अब हम इसकी बात करें कि इसमें कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से दो कंपोनेंट उपस्थित हैं, एक है फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये मुख्य रूप से इन्होंने क्या कहा कि ये जो है कोशिका झिल्ली की संरचना का निर्माण करते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है वो कोशिका झिल्ली की संरचना का निर्माण करते हैं और फॉस्फोलिपिड जो है उसमें एक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और ये जो कोलेस्टेरॉल है ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो कोशिका झिल्ली का संरचनात्मक ढांचा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करके जाता है कोलेस्ट्रॉल।
जो फॉस्फोलिपिड लिपिड के रूप में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो इस कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार देखो फॉस्फोलिपिड की मात्रा इसमें देखिए इन्होंने कहा कि लगभग 40% फॉस्फोलिपिड की अमाउंट इसमें उपस्थित होती है। इसके बाद दूसरा जो इसमें भाग पाया जाता है वो है प्रोटीन। तरल मोजक मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें एक भाग तो फॉस्फोलिपिड का पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड जो इसका 40% पार्ट बनाता है। फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली को संरचना प्रदान करता है, यानी कि इसकी संरचना बनाता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करते हैं। दूसरा जो भाग है इसका वो है प्रोटीन। प्रोटीन के अमाउंट जो है इसमें लगभग 60% पाई जाती है। अब यहाँ पर देखें कि प्रोटीन जो है वो दो प्रकार की होते हैं, बाह्य प्रोटीन या हम इसे कहें परिधीय प्रोटीन, जो परिधि पर पाई जाती है, परिधीय प्रोटीन। दूसरी जो है आंतरिक प्रोटीन या हम इसे कहें इंट्रिंसिक प्रोटीन। यह है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इस प्रकार प्रोटीन जो दो रूपों में पाई जाती है, एक तो सतह पर पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहेंगे, बाह्य प्रोटीन, और जो अंदर धसी हुई प्रोटीन पाई जाती है इसे आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। बाह्य प्रोटीन जो है वो घुलनशील होती है, जल में घुलनशील, इसलिए इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो बाह्य प्रोटीन है ये गति कर सकती है, गति करते हुए पाई जाती है, किसी भी अणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद चल करके ले जा सकती है। यह जो प्रोटीन आंतरिक प्रोटीन जो होती है वो जल में अघुलनशील होती है, अघुलनशील, इसलिए इसको यहाँ से आसानी से अलग नहीं कर सकते। ये जो प्रोटीन बाह्य प्रोटीन जो है ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य सतह पर पाई जाती है, इसे सतही प्रोटीन भी कहते हैं। हमने देखा कि इस प्रकार देखो कोशिका झिल्ली जो है यहाँ पर कोशिका के चारों तरफ इस तरह से पाई जाती है। ये जो कोशिका झिल्ली है ये प्रोटीन की परत है, और यहाँ पर बीच में देखो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड के द्विआण्विक अणु। तो ये जो है ये सतह है, तो इसकी कौन सी होगी, बाह्य सतह है, और ये जो सतह है ये हो गई इसकी आंतरिक सतह है। अब इसके बाह्य सतह के ऊपर प्रोटीन जो पाई जाती है वो वाहक प्रोटीन के रूप में, वाहक प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन जिसको कहते हैं। वाहक का मतलब अणुओं को यहाँ से पकड़ के कोशिका झिल्ली के अंदर लेकर के जाने का कार्य करते हैं वाहक प्रोटीन। जैसे वाहक प्रोटीन के रूप में परमिएज, ये जो प्रोटीन है बाह्य प्रोटीन या वाहक प्रोटीन या ये जो परिधीय प्रोटीन है ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स के कार्य करती है, एंजाइम की तरह क्रियाशील होती है, एंजाइम की तरह कार्य करती हैं। और ये जो प्रोटीन होती है इसके एग्जाम्पल देखें, परमिएज प्रोटीन, परमिएज तथा ट्रांसलोकेज, ट्रांसलोकेज प्रोटीन। अब देखो ये तो सतह पर पाई जाने वाली ये प्रोटीन होगी, बाह्य सतह पर पाई जाती है, बाह्य सतह पर ट्रांसलोकेज और परमिएज प्रोटीन उपस्थित होती है। अब देखो इसकी आंतरिक सतह पर भी कुछ प्रोटीन से चिपकी हुई पाई जाती है, और आंतरिक सतह पर जो प्रोटीन होती है मुख्य रूप से उसमें स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का एग्जाम्पल देते हैं, स्पेक्ट्रिन। ये जो स्पेक्ट्रिन है वो कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह के ऊपर स्थित होती है। स्पेक्ट्रिन जो है वो कोशिका का कंकाल बनाती है, कोशिका के संरचना को बना के रखती है, कोशिका को शेप देती है। तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है,
कोशिका की आंतरिक झिल्ली पर, और परमेज और ट्रांसलोकेज प्रोटीन जो है इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। अपने मोटे तौर पर इनके कि परमेज प्रोटीन हो गए और ट्रांसलोकेज प्रोटीन जो इसकी बाह्य सतह पर उपस्थित होती है। ये प्रोटीन जो है ये तो कंकाल बनाती है, और ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है, अणुओं के परिवहन में सहायक होती है। इसके बाद देखो ये जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है ये मुख्य रूप से आरबीसी में पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स, रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होती है। कौन सी? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। इसके बाद हम देखें दूसरे प्रकार के जो प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन, या इसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि अघुलनशील होती है और इस फोस्फोलिपिड के द्विआण्विक स्तर में धंसी हुई रहती है। ये भी देखो इस प्रकार से, ये देखो ये जो प्रोटीन है इस तरह से छोटी छोटी प्रोटीन इसके अंदर धंसी रहती है। कुछ प्रोटीन जो है बाह्य सतह से स्टार्ट होती है और आंतरिक सतह तक निरंतर पाई जाती है, कंटिन्यू पाई जाती है। ये जो प्रोटीन है इन्हें हम चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, इसमें वहाँ बीच में वाहक प्रोटीन पाई जाती हैं, और दूसरा जो है वाहक प्रोटीन, और दूसरे जो प्रोटीन है उन्हें कहते हैं अपने चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, जो अणुओं को, जो परिवहित होने वाले अणुओं को एक चैनल प्रदान करके जाती है, चैनल प्रोटीन और टनल प्रोटीन, जो बाह्य सतह से आंतरिक सतह तक निरंतर पाई जाती है, निरंतर स्थित होती है। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या कहलाती है, टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन। तो इस प्रकार ये जो है तरल मोजेक मॉडल सिंगर व निकोलसन ने दिया था, और तरल मोजेक मॉडल जो है उसमें क्या पाई जाती है, फोस्फोलिपिड जो है वो तरल के रूप में उपस्थित होती है, फोस्फोलिपिड तरल के रूप में उपस्थित होती है, और उसमें प्रोटीन के अणु मोजेक के रूप में धंसे हुए। फोस्फोलिपिड तरल के रूप में क्यों पाए जाते हैं? देखो लिपिड जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो संतृप्त फैटी एसिड से बनी हुई लिपिड, और एक असंतृप्त वसीय अम्लों से बनी हुई फैटी एसिड। जो लिपिड असंतृप्त फैटी एसिड से, असंतृप्त वसीय अम्लों से बनी होती है, वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। जैसे ऑयल वगैरह जो होते हैं, ऑयल जो है वो क्या है, एक लिपिड है, फैट है, तो वो कैसी होती है, असंतृप्त वसीय अम्लों से मिलकर के बनी होती है। इसलिए ये जो फोस्फोलिपिड है वो तरल रूप में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करती है। तो ये अपना था कोशिका झिल्ली की संरचना के विभिन्न प्रकार के मॉडल।